आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। घर की स्त्रियां मंगलाचार गा रही थीं। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल था। कहीं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे तो कहीं से पकवानों की खुशबू आ रही थी। कोई नए कपड़े पहनकर दूसरे दिन के लिए तैयारी कर रहे थे तो कोई मेहमानों को दिए जाने वाले उपहार की पैकिंग कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां उपस्थित सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। लेकिन क्या मजाल कि सैकड़ों लोगों में उस भीड़ में किसी एक को फुर्सत मिली हो कि 75 वर्षीय बूढ़ी अम्मा इंदू जी ने कुछ खाया है या नहीं, कहीं उन्हें प्यास तो नहीं लग रही। कोई भी उनके बारे में पूछा नहीं कि सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अम्मा जी एक तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल आज इंदू जी के पोते लव की शादी है। लव तो अपनी शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं चला। लेकिन इंदू जी की पोती डोली, जो अपने भाई से पूरे 10 साल की छोटी थी, उसे सब पता था कि उसकी दादी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। उसने माँ से कई बार कहा कि दादी को भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन उसकी माँ छाया ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया। फिर वो अपने घर में आए मेहमानों से भी अपनी दादी के लिए खाना देने के लिए कहा, लेकिन उसे बच्ची समझकर सभी ने चुप करा दिया। जब डोली की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसने चुपचाप समोसे, कचौड़ी, गाजर का हलवा, मंगोड़े, पकौड़े और खीर पूरी एक थाली में निकाला और अपनी दादी के कमरे में ले जाकर रख दिया और धीरे से अपनी दादी को आवाज लगाया। कमरे में अंधेरा होने के कारण डोली को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अम्मा जी की आंखें भूख से कुलप रही थीं। वो झट से अपने पलंग से उठी और डोली की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने डोली का आवाज पहचान लिया था। डोली ने जैसे ही भोजन की थाली उनकी तरफ बढ़ाया, वो उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कोई बहुत दिनों से भूखा हो, क्योंकि सारे पकवानों की खुशबू उनके अधिक बढ़ा रही थी। वो थाली में रखे सारे पकवानों को खा रही थी, क्योंकि डोली से कहकर एक प्लेट और भोजन मंगवाया जाए, लेकिन छोटी बच्ची को और अधिक परेशान करना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर वो अपनी उंगलियां चाटती रह गई। डोली ने देखा कि अम्मा जी अभी भी उंगलियों को चाट कर चटकारे ले रही हैं, तो वो समझ गई कि अम्मा जी और खाना चाहती हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पा रही हैं। उसने दादी से पूछा, और खाना है क्या, और ले आऊं? राना जी, रजनी जी ने हाँ में सिर हिला दिया और जब डोली उनके पास से उठकर चली गई तो वो अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोने लगी, ये सोचकर कि एक समय था जब इंदू जी की ही चलती थी। उन्होंने जो कह दिया मानो पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन समय ने ऐसे करवट लिया कि आज वो जी रही हैं या मर रही हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन किसी ने भी इंदू जी को खाना पीना के लिए पूछा तक नहीं। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी उनसे पूछने नहीं आई, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल जो था, अगर वो उनसे मिलने जाती तो लोगों को पता चल जाता कि ये बुढ़िया इनकी माँ है, इसलिए वो भी उनके पास गई तक नहीं। रात में जब सभी लोगों का खाना चल रहा था, अचानक लाइट गोल हो गई। सभी लोग पसीने से तरबतर हुए जा रहे थे। तभी लोगों को हाथ पंखे अर्थात बिजनौरी को याद आया
उस समारोह में इंदु जी के बेटे अर्नब के बॉस और उनकी पत्नी भी आए थे। अर्नब के बॉस की पत्नी नैन्सी ने अर्बन की पत्नी छाया से कहा, छाया, तुम्हारे घर में पुराने जमाने के हाथ पंखे हैं, उसे क्या कहते हैं? तभी दबी जुबान से किसी ने कहा, बिचनौरी। हाँ हाँ, वही बिचनौरी नहीं है? तब छाया थोड़ा सकुचाते हुए बोली, हाँ हाँ है ना मैडम, लेकिन कहाँ रखना है ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा शब्द सुनकर अर्नब के बॉस राम प्रसाद बोले, क्या अर्नब बुजुर्गों द्वारा बनाया गया कोई भी सामान तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता क्या? ढूंढना पड़ेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने अम्मा जी के द्वारा बनाया गया बिचनौरी को यूं ही कहीं भी फेंक दिया है जिसे ढूंढना पड़ेगा? रामप्रसाद जी की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी नीचे सिर किए चुपचाप खड़े रह गए। फिर अर्नब ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं सर, दोनों बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दोनों अपनी दादी के सामान के लिए लड़ाई करते रहते हैं कि मैं रखूंगा, मैं रखूंगी। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आपको लाकर देता हूँ। बिचनौरी कहकर वो अपनी पत्नी छाया को इशारे से बुलाया। अब दोनों पति पत्नी अंदर जाकर अम्मा जी को ही कोसने लगे कि इस बुढ़िया की खातिर हमें आज शर्मिंदा होना पड़ा। अर्नब तो दांत भंजते हुए अपनी माँ के कमरे में गया, मोबाइल की टॉर्च चलाई और आग बबूला होते हुए अपनी माँ से कहा, ए बुढ़िया, तू कब तक जिंदा रहेगी? हमें चैन से रहने नहीं देगी क्या? कोई काम धंधा तो है नहीं, कैसे खर्राटे मार रही है बुढ़िया? अर्नब की ऐसी कड़क आवाज सुनकर इंदु जी थर थर कांपते हुए हड़बड़ा कर उठी और बोली, क्या हुआ बेटा, आज मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? कहते हुए वो अपनी फटी और मटन साड़ी को समेटने लगी। तभी अर्नब बोला, देख बुढ़िया, एक तो तुझसे इतनी बदबू आ रही है और ज्यादा इधर उधर की बात से तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तूने तेरी वो टूटी फूटी बिचनौरी कहाँ रखी है? जल्दी से बता। इंदु जी बोली, बेटा, जब से बहू ने इस घर में कदम रखा है तब से तो उसी का राज चलता है। मैंने तो ढेर सारे बिचनौरी बना कर रखे थे, पता नहीं बहू ने कहाँ रखे हैं, रखे भी हैं या फेंक दिए। लेकिन ये तो बता बेटा, आज इतने दिनों बाद तुझे बिचनौरी की क्या जरूरत पड़ गई? अर्नब ने सोचा, अगर बुढ़िया के साथ अकड़ कर बात करूंगा तो ये शायद कभी नहीं बताएगी। हो सकता है एक आध टूटा फूटा पुराना बिचनौरी भी मिल जाए तो भी शायद बॉस खुश हो जाएंगे और मेरी तरक्की हो जाएगी। उसने अपनी माँ से कहा, देखो अम्मा, घर में लाइट गोल हो गई है और मेरे बॉस अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आए हैं। उन्होंने आपके हाथ की बिचनौरी मांगी है। अगर आपके पास टूटी फूटी भी होगी तो भी दे दीजिए। अगर आप दे देंगी तो मेरी तरक्की हो जाएगी। बेटे की तरक्की की बातें सुनकर अम्मा जी बेटे बहू द्वारा किए गए अपमान और बेइज्जती को भूल गईं और अपने पलंग से ऐसी उठी जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत अपने बक्से का ताला खोला और अपने पति की फोटो के साथ एक बिचनौरी जो हमेशा संभाल कर रखती, जिसे उनके पति ने उन्हें मुंह दिखाई के दिन दिया था, वो बिचनौरी उनके दिल के इतना करीब था कि वो उसे हमेशा संभाल कर रखती। लेकिन आज वो माता अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने प्यार की निशानी को देने के लिए भी तैयार हो गई। अर्नब ने उस बिचनौरी को माँ के हाथ से ऐसे झपट्टा मारा जैसे वो उन पर एहसान कर रहा हो। जल्दी जल्दी वो अपने बॉस की तरफ गया, लेकिन उसका बॉस उसे वहां नहीं मिला, क्योंकि उसका बॉस
अर्नब के पीछे पीछे अम्मा जी की कोठरी के पास जाकर छुप गया था और अर्नब ने अपनी माँ के साथ कितनी बदतमीजी से बात किया वो ये सब सुन लिया था। वो अर्नब के निकलते ही इंदु जी की कोठरी में गया और बोला, कैसी हो अम्मा जी? इंदु जी किसी अजनबी की आवाज सुनकर डर गईं, लेकिन राम प्रसाद जी ने कहा, अम्मा मैं आपका पोता हूँ, आप मुझसे डरिए मत। उनका पोता लब ही है। वो उसे दुलार करने लगी और बोली, बेटा तू ये बता, सारी रस्में पूरी हो गईं या कुछ बाकी हैं? राम प्रसाद ने कहा, हाँ अम्मा पूरी हो गई हैं। इंदु जी को लगा मेरा लब तो मुझे दादी कहता है, लेकिन आज अम्मा क्यों कह रहा है? फिर सोचा, लब को भी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा होगा। राम प्रसाद ने इंदु जी के साथ इधर उधर की बातें की, फिर वहां से चले गए। अर्नब ने वो बिचनौरी अपने बॉस की पत्नी नैन्सी को ले जाकर दे दिया। नैन्सी ने वो बिचनौरी देखी तो बहुत खुश हो गई। वो उसे अपने हाथों से चलाने लगी और अपने बचपन की यादों में खो गई। उसी समय राम प्रसाद आकर अपनी पत्नी से वो बिचनौरी छीन लिए और अपने हाथों से चलाने लगे। फिर उनकी पत्नी ने उनसे छीनना चाहा। इस प्रकार थोड़ी देर वहां बच्चों की तरह माहौल हो गया। दोनों पति पत्नी की छीना झपटी देख अर्नब बोला, सर आप लोग शांत हो जाइए, ऐसी ही एक और बिचनौरी माँ से कहकर आपके लिए बनवा दूंगा। अर्नब की बात सुनकर दोनों पति पत्नी शांत हो गए। तब राम प्रसाद ने अर्नब से कहा, ठीक है अर्नब, तुम नया बिचनौरी तो बनवाओगे, लेकिन मेरे सामने बनवाना, ताकि मैं अपना बचपन जी सकूं। तभी नैन्सी बोली, हाँ अर्नब, मैं भी अम्मा जी के साथ साथ बिचनौरी बनाना सीख जाऊंगी। तुम जल्दी से जल्दी बिचनौरी बनाने के लिए मटेरी की व्यवस्था करो। अर्नब ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने बेटे के विवाह की तैयारी में लग गया। छाया जी डोली का इंतजार करते हुए कब उनकी आंखें लग गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद लाइट आ चुकी थी। लाइट आ जाने के बाद नैन्सी ने उस बिचनौरी को ध्यान से देखा तो उस पर इंदु और श्याम लिखा था। वो बिचनौरी कहीं कहीं से टूटी भी थी। उसके आसपास जो गोटा था वो भी थोड़ा थोड़ा फट गया था, लेकिन वो इंदु जी के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। नैन्सी ने जब वो नाम पढ़ा तो उसे भी एहसास हुआ कि ये बिचनौरी अम्मा जी के लिए कितनी कीमती होगी। उसका मन गवाही नहीं दे रहा था उसे और ज्यादा देर तक अपने पास रखें। उसने उस बिचनौरी को अम्मा जी को वापस देने के लिए छाया से कहा तो उसने लापरवाही से कह दिया, मैडम यहीं कहीं रख दीजिए, मैं बाद में अम्मा जी को दे दूंगी। छाया की बातें सुनकर नैन्सी दंग रह गई। उसने थोड़ी देर बाद फिर एक बार कहा, छाया ये बिचनौरी अम्मा जी की है ना, तुम इसे अम्मा जी को दे आओ। तब छाया बोली, मैडम ये सड़ी बड़ी बिचनौरी ही तो है, पुरानी हो गई है, वैसे भी अब इसका कोई काम नहीं पड़ता, रख दीजिए यहीं। नैन्सी बोली, नहीं छाया, तुम इस बिचनौरी की कीमत नहीं समझती, परंतु मैं समझ रही हूँ। जाओ पहले इसे अम्मा जी को देकर आओ, और हाँ उन्हें इसे बड़े प्यार से देना और धन्यवाद भी कहना। छाया का तो खून खौल रहा था। अपनी सासू माँ के लिए ऐसी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें सुनकर वो बेमन से हाँ तो कह दिया, लेकिन बिचनौरी को ले जाकर एक कोने में पटक दिया। नैन्सी छाया के सारे करतूत देख रही थी। उसने उस बिचनौरी को चुपचाप उठा लिया और दूसरे दिन फिर से दोनों पति पत्नी उनके घर बारात जाने के लिए पहुंचे तो नैन्सी ने कहा, छाया तुमने कल वो बिचनौरी अम्मा जी को दे दिया था क्या? छाया ने हंसकर हाँ में जवाब दिया। नैन्सी बोली,
एक बार उसे अम्मा जी से मांग कर ला दो प्लीज। नैन्सी की बातें सुनकर छाया पसीने से लथपथ हो गई, क्योंकि वो वहीं खड़ी थी जहां उसने बिजनौरी को फेंका। वहां वो बिजनौरी को ना पाकर परेशान हो गई। फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं अम्मा जी से मांग कर लाती हूँ। और वो अम्मा जी के कमरे में चली गई और कहा, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ पर परी बड़ी आराम फरमा रही है और उधर हमारा जीना हराम कर रखा है। हे भगवान, कब टलेगी बला। इंदु जी बोली, अरे बहू, ऐसी भी क्या बातें करी है। तुझे याद है ना, तूने ही तो मेरे सारे पुराने सामान के साथ साथ मुझे भी अपने घर से, तो क्या अपनी जिंदगी से भी बाहर फेंक दिया था। फिर मैं कहाँ से लाऊं और बिजनौरी। एक बिजनौरी था जो मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारा था, उसे भी तो मैंने बेटे को दे दिया। अब कहाँ से लाऊं दूसरा। आज अम्मा जी के जुबान इतनी चलता देख छाया दंग रह गई, क्योंकि छाया उन्हें ऐसे डरा धमका कर रखती कि उनकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकलते। लेकिन आज अम्मा जी में अचानक आए बदलाव से वो हैरान रह गई। उसने अम्मा जी से जबरदस्ती उनके बक्से की चाबी छीननी चाहिए, तो भी उन्होंने उसे नहीं दिया। दरअसल अम्मा को हिम्मत इसलिए आई क्योंकि उस रात राम प्रसाद जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर उनके बेटे बहू उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो वो उनका पूरा साथ देगा। छाया वहां से खाली हाथ वापस आ गई। छाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो नैन्सी को क्या जवाब देगी। तभी नैन्सी बोली, क्या हुआ छाया, बिजनौरी नहीं मिला। अरे मिला क्या भी कैसे, क्योंकि वो तो मेरे पास है। कहकर उन्होंने वो बिजनौरी उसे दिखाया और कहा, देखो छाया, माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य सभी के नसीब में नहीं होता। तुमको ये मिला है तो तुम छोड़ो मत, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तुमने इसकी कोई इज्जत ना करते हुए इसे किसी कोने में यूं ही फेंक दिया था, लेकिन इसे बनाने वाले की नियत और सीरत के बारे में सोचो। इसे बनाने में कितने दिन लगे होंगे और बनाने वाले ने क्या सोचकर बनाया होगा। छाया शर्म से झेप गई, लेकिन उसे अपनी सासू माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके कारण आज उसे इतना कुछ सुनना पड़ गया। शादी का समारोह अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अम्मा जी की बेटी ने भी औपचारिकता निभाने के लिए माँ का हालचाल पूछा और अपने घर चली गई। अर्नब ने देखा उसकी तो कोई तरक्की ही नहीं हुई, लेकिन हाँ, बुढ़िया के बोलचाल में, व्यवहार में जरूर तरक्की हुई है। अब बुढ़िया किसी को भी जवाब दे देती है। इसके पहले गलत या सभी किसी भी बात के विरोध में जवाब नहीं देती, लेकिन अब अगर उन्हें कोई भी बात गलत लगती तो वो तुरंत जवाब दे देती। एक दिन छाया ने अम्मा जी को बाथरूम साफ करने के लिए कहा। अम्मा जी बोली, बहू, अब तो तुम्हारी भी बहू आ गई है, फिर भी मुझसे ही बाथरूम साफ करवाओ। कुछ तो शर्म करो बहू। कभी न कभी तुम्हारी बहू को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगी, समय आने पर वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। छाया की बहू उनके साथ नहीं रहती थी, वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती। इसलिए छाया अपनी सास पर मनमानी अत्याचार करती रहती। उसने जब अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो मारे गुस्से के आग बबूला हो गई और उनकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर बरामदे तक लेकर गई और वहीं पर जोर से पटक दिया। बेचारी अम्मा जी दर्द से कराहती रह गई। रोती बिलखती उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। अब से तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। छाया बोली, अच्छा बुढ़िया,
इतनी जल्दी आ गई लाइन पे। इसके पहले तो तेरी बहुत जुबान चलती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? दिन में ही तारे दिखने लगे। अगर अपनी खैरियत चाहती है तो फिर से लग जा काम में, वरना सोच लेना आगे क्या होगा। इंदु जी वहां से उठने की कोशिश करती, मगर बार बार गिर जाती, क्योंकि उनके कमर की हड्डी फ्रैक्चर जो हो गई थी। जब इंदु जी वहां से उठ नहीं पाई तो छाया ने एक डंडा लाया और उनकी पीठ पर मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, किसी ने आकर उसका डंडा पकड़ लिया। इंदु जी ने मार खाने के लिए आंखें बंद कर लिया था। तभी उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा एक नौजवान हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी छाया का डंडा पकड़े हुए था, और छाया भूत बनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उसे टकटकी लगाए लगातार घूरे जा रही थी। उसका इतना दिमाग नहीं चल रहा था कि वो डंडे को नीचे कर ले। थोड़ी ही देर में अर्नब भी घर आ गया। उसने अपनी पत्नी और बॉस को डंडा पकड़े देखा और माँ को नीचे गिरे हुए, तो वो सारा माजरा समझ गया कि छाया ने माँ को मारने के लिए डंडा उठाई है और बॉस बीच बचाव के लिए आकर उसका डंडा पकड़ कर रखे हैं, क्योंकि इसके पहले छाया ने कई बार माँ को इसी डंडे से पीटा है। उसने बात को संभालने की कोशिश की और बोला, अरे छाया, आज फिर से गिर गई क्या? क्या तुम माँ को डंडे के सहारे से उठाने का प्रयास कर रही थी? छाया ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सर, मैं तो अम्मा जी को इस डंडे का सहारा देकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। बॉस ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्मा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कहा, अम्मा जी, मैं तो आपसे बिजनौरी बनने के लिए सीखने आया था, क्या आप मुझे सिखाएंगे? इंदु जी ने उस समय बहुत तकलीफ में थी, लेकिन अनायास ही अपने बेटे के द्वारा कही गई तरक्की वाली बात याद आ गई, तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। जब वो उठने की कोशिश करने लगी तो उठ ही नहीं पाई। उन्होंने अपनी बहू को उठाने के लिए कहा तो वो उन्हें उठाने के लिए आई, लेकिन उठाने का बहाना करते हुए आधा उठाकर और धड़ाम से पटक दी। अम्मा जी को दर्द सहन नहीं हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी राम प्रसाद ने कहा, अम्मा कुछ ज्यादा तकलीफ में है, तो वो उन्हें उठाने लगा। अर्नब भी वहां आ गया और दोनों ने उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। उनका इलाज चलता रहा। बीच छाया अपने मायके चली गई और अर्नब को ऑफिस की तरफ से उसके बॉस ने दूसरे शहर में भेज दिया। जब अम्मा जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो राम प्रसाद ने उन्हें अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। अम्मा जी पहले तो थोड़ी सकुचाई, फिर हामी भर दी। अब अर्नब के बॉस के घर में अम्मा जी सभी के साथ इतनी घुल मिल गई कि उन्हें अपने घर की याद ही नहीं आती। अब तो नैन्सी और राम प्रसाद दोनों ही अम्मा जी से बिजनौरी बनाना सीख गए। उसके साथ साथ अम्मा जी ने क्रोसिया और ऊन चलाई से एक बढ़कर चीजें बना दी। उन सारी चीजों को बनाने और बनने के बाद के वीडियो बनाकर राम प्रसाद जी ने सोशल मीडिया में डाला। अम्मा जी के सारे वीडियो इतनी तेजी से वायरल होने लगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आने लगे कि वो अम्मा जी से मिलना चाहते हैं। राम प्रसाद जी के घर रहते हुए अम्मा जी को लगभग 8 महीने हो गए थे, लेकिन उस बीच ना छाया ने कभी अपनी सासू माँ की खबर ली, ना अर्नब ने पता लगाया कि माँ अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कहीं राम प्रसाद जी के घर तो नहीं गई। उन्हें अम्मा जी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उतने दिनों में उनके साथ साथ रहते हुए
अम्मा जी ने नैन्सी और राम प्रसाद को सारी बातें बता चुकी थी। कभी कभी तो अम्मा जी की ऐसी दर्दनाक बातें बताती कि वो खुद रो देती। उनके साथ साथ नैन्सी तो कभी कभी राम प्रसाद भी रो देते। इस प्रकार कभी हंसते कभी रोते अम्मा जी का समय राम प्रसाद के घर में कट रहा था। छाया को कई बार याद आता कि बुढ़िया अस्पताल में ही है या कहीं मर खप गई, उसका पता लगाना चाहिए। लेकिन फिर मन में विचार आते, मैंने फोन लगाकर पूछ लिया या उससे मिलने चली गई तो वो मुसीबत फिर से मेरे पीछे न पड़ जाए। इससे अच्छा होगा उसके बारे में पता ही न लगाया जाए और वो चुप रह जाती। वही सोच अर्नब का भी था। यही सोचता था कि माँ आखिर गई कहाँ, आज तक अस्पताल में है या कहीं मर गई और मेरा पता ठिकाना नहीं मिला होगा तो उन्हें लोग लावारिस लाश समझकर जला दिए होंगे। चलो जो भी हो, मेरे सर से मुसीबत टली, यही सोचकर दोनों खुश हो गए। तभी एक दिन टीवी पर कुछ कामयाब लोगों का इंटरव्यू चल रहा था। वहीं इंदू जी का नाम भी लिया गया और बताया गया कि वे 77 साल की उम्र में बहुत ही बारीकी से ऊन और धागे से एक से बढ़कर एक चीजें बनाती और उनके द्वारा बनाई गई चीजों को भी दिखाया गया और बताया गया कि उनके द्वारा बनाई गई चीजों की कीमत लाखों रुपए है। लोग प्रदर्शनी में उन्हीं के द्वारा बनाई गई चीजों को लेने आते, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को तो वो सब बनाना आता ही नहीं। इसलिए लोग यादगार के रूप में उसे रखना चाहते। ये सब टीवी में देखकर छाया और अर्नब की आंखें तो फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बदबूदार बुढ़िया, जिसके पास थोड़ी देर बैठने का मन नहीं करता, वो आज लाखों करोड़ों की मालकिन होगी। उन दोनों ने एक दूसरे को चिमटी काटा, ये पता करने के लिए कि वो वास्तव में वही देख रहे हैं या फिर एक सपना देख रहे हैं। और सबसे पहले अपने आँख धोकर आए और फिर से वही शो देखने लगे। उस समय भी उन्हीं का प्रोग्राम चल रहा था। फिर अर्नब ने छाया से कहा, छाया तुम्हें याद है, तुम्हारे आने से पहले हमारे दरवाजे में माँ ने धागे के बने पर्दे लगाए थे, उनसे बने टेबल क्लॉथ के थे। हर जगह जगह पर कई सजावट की सामान माँ ने ऊन और धागे से बनाए। लेकिन तुम तो ठहरी राजकुमारी, वो भी आज के जमाने की। तुम्हें कहाँ पसंद थे वे सब, और तुमने वो सब निकाल कर फेंक दिए और लगा दिए मॉडर्न जमाने के नए नए पर्दे और सजावट के सामान। तब छाया को याद आया, हाँ मैंने तो उन सबको फेंक दिया है, लेकिन अम्मा जी के बक्से में शायद कुछ पुरानी चीजें होंगी, शायद हमें भी 2-4 लाख रुपए मिल जाएं। चलिए जरा जाकर देखते हैं। जब अर्नब और छाया उस अंधेरी कोठरी में गए तो देखा एक बहुत बड़ा सांप अम्मा जी के बिस्तर के ऊपर था और एक बक्से के ऊपर था। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और अपने घर के अंदर आकर छाया बोली, ये बुढ़िया के दोस्त हैं क्या, जो उनके बक्से की रखवाली करते हैं? क्या क्या उस बुढ़िया के रहते एक दिन भी नहीं निकले होंगे। ये अगर बुढ़िया को रहते ही निकल जाते और काट खाते तो कितना अच्छा होता ना, ये सब झंझट ही खत्म हो जाता। अर्नब बोला, छाया कुछ तो शर्म करो। मैं मानता हूँ कि मैं भी एक बहुत अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन अब तो मेरी माँ ना ही तुम्हारे पास है, ना तुम पैसे मांग रही हो। अब उनकी इतनी औकात है कि वो तुम्हें दे सकती हैं, पर लेंगी नहीं, समझी? किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा तो मत सोचो। छाया एक कुटिल मुस्कान के साथ अर्नब की तरफ देखी और बोली, अरे वाह, माँ की मेरी देखकर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। आज के पहले कहाँ गए थे तुम्हारे इतने अच्छे विचार? अर्नब अब छाया से और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था।
अब वो ये तिगड़म लगा रहा था कि किसी भी तरह माँ को ढूंढना है और उन्हें मनाकर घर वापस लाना है ताकि उनके पैसे लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उसने दूसरे दिन अपने बॉस को फोन लगाकर बता दिया कि वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। बॉस ने जब कारण पूछा तो उसने अकड़ कर कह दिया, ना मेरा अपना पर्सनल काम है। जो अर्नब हमेशा भीगी बिल्ली बना रहता आज ऐसे अकड़ कर बात कर रहा था कि राम प्रसाद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अर्नब ऐसी क्यों बातें कर रहा है। राम प्रसाद को चिंतित देख अम्मा जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उसने अपनी परेशानी की वजह अर्नब के द्वारा की गई बात को बताई तो अम्मा जी तुरंत समझ गईं कि बात क्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि वो मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि वो एक बार में ही करोड़पति बन जाना चाहता होगा। इसके पहले तक राम प्रसाद जी का विचार था कि वो अर्नब को अम्मा जी और उनका सारा धन बाइज्जत लौटा देंगे, लेकिन अम्मा जी की बात से सच्चाई जानकर वे सतर्क हो गए कि अब तो वो अम्मा जी की मर्जी के बगैर एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं देंगे। अर्नब ने जॉब छोड़ दी और अम्मा जी को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ मारे मारे घूमता फिरता। जैसे ही घर आता उसकी पत्नी उससे लड़ाई झगड़े करते हुए। इस प्रकार अर्नब ना ही घर में खुश था ना ही बाहर, और ना उसके पास जॉब थी। अब धीरे धीरे उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई। तभी एक दिन अर्नब भूखे प्यासे पत्नी से लड़ाई करके घर से निकल गया। चलते चलते अपने बॉस के घर के पास पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। रात भर अर्नब वहीं पड़ा रहा। सुबह सुबह अम्मा जी रोज की तरह जैसे ही उन्होंने रोड पर पानी छिड़का, 2-4 बूंद पानी अर्नब के मुंह पर गिरे। अर्नब ने धीरे से आंखें खोली। उसने अम्मा जी को देखा। अम्मा जी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। उन्होंने रोज की तरह पानी छिड़का और अंदर जाने लगी। तभी अर्नब ने दौड़कर उनका पैर पकड़ लिया और बोला, माँ मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ थोड़ी देर के लिए। तो इंदु जी का मन अपने बेटे को देखकर पसीज गया। उसकी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्हें याद आया, आज पूरे 1 साल होने जा रहे हैं, तब तक तुझे मेरी याद नहीं आई। और टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखकर माँ की याद आई। कैसा बेटा है। आज तेरी माँ पैसे वाली है तो याद आई। इस दुनिया में तेरी कोई माँ नहीं। इंदु जी अपने बेटे के ऊपर चिल्ला रही थी कि उनका शोर सुनकर अर्नब का बॉस भी वहां आ गया। अर्नब दौड़कर उसका पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मैंने अपनी माँ के साथ साथ आपके साथ बदतमीजी की, प्लीज सर माफ कर दीजिए। राम प्रसाद जी बोले, देख अर्नब, मैं कौन होता हूँ? क्या तुमने एक बार भी अस्पताल में डालने के बाद दोबारा उनके बारे में पूछा? कैसा बेटा है तू? मैं मानता हूँ तुम्हारी पत्नी घर देर से आई, लेकिन तुम तो अम्मा जी के अपने बेटे हो ना, फिर अम्मा जी से इतनी नफरत क्यों? और तुम दोनों अम्मा जी के बदबूदार बुढ़िया कहते। ये तुम्हारी कमजोरी थी जो तुम उन्हें नहीं नहलाने के लिए साबुन लाते, ना ही कभी उन्हें अच्छे से लाते। इतनी ही बदबू आती उसके पास से। माँ मैं तो तुमसे कोसों दूर चली गई थी, फिर क्यों अम्मा जी को ढूंढते हुए यहाँ आया? इसलिए ना, ताकि अम्मा जी के सारे पैसे ऐंठ सके। तुम्हारे पास लौटने के लिए आने वाला था, लेकिन तूने समय से पहले अपनी सच्चाई बता दिया कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। माँ के बारे में पता चला नहीं कि चलो उनका पैसा, इतनी भी शर्म नहीं कि उस उम्र में कमाए पैसों पर भी कैसे हैं।
तभी गुस्से से आग बबूला होते हुए अर्नब अपने बॉस पर हाथ उठाते हुए बोला, एक तो मेरी माँ को चुपके से अपने पास रखा और पैसे देने से इनकार कर रहा है। अभी इंदू जी ने अपने बेटे के गाल पर 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और कहा, नालायक कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई समान बॉस पर हाथ उठाते हुए, और तू मेरे पैर पकड़ रहा है, वरना तुम दोनों पत्नी ने तो मुझे पक्का मार डालते। तभी तो मेरी खोज खबर नहीं ली, मैं मरी भी हूँ या जिंदा हूँ। ये साहब तो फरिश्ते हैं, इन्होंने ही मुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाया और उससे लोग लाचार के कारण माँ को ढूंढता हुआ यहाँ आया, वरना तेरे घर में रहकर मेरी औकात क्या थी। बाथरूम साफ करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और उसी काल कोठरी में दिन रात पड़े रहना। आज ये फरिश्ता है जिसकी वजह से मैंने जीना सीखा और अपनी खैरियत चाहता तो यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। ये बात सुनकर अर्नब दौड़ा भागा, वहाँ से भागा और अपने घर जाकर पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने डोली को किसने बनाई, अम्मा जी के खजाने तक पहुँचने के लिए अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती डोली के सामने रोना रोते। डोली को अपने माता पिता का दुख नहीं जाता, इसलिए उसकी दादी बहुत प्यार करती, इसलिए उनसे पैसे मांग कर लाती और अपनी मम्मी पापा को देती। जब सारी सच्चाई पता चली तो उसने दादी से पैसे मांगने बंद करे। अब अर्नब और छाया को खून के आंसू रोने पड़ते और डोली अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, उजाले में हर असलियत कहाँ नजर आती है? अंधेरा ही बता सकता है कि सितारा कौन है। कहानी में सितारा रूपी बॉस की कोशिश आप लोगों को कैसी लगी और आप अम्मा जी की जगह होते तो क्या करते? अनमोल विचार करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।